हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट एमपी सेकंड ग्रेड की बात करें अपन तो सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में अपन ओल्ड क्वेश्चन जो सन 2000 से लेकर 2023 तक की परीक्षा में आए हुए हैं उन प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फास्ट रिविजन करना चाहते हैं अपने आप में, ठीक है, और जिनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं पूरे, ठीक है, भारतीय संविधान से संबंधित, ठीक है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो ये धारा क्या कहती है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता उनके खर्च की जिम्मेदारी लेगा। यानी कि जो तलाकशुदा पत्नी है उसके बच्चों की जिम्मेदारी पिताजी को लेनी पड़ेगी, जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए आप। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? ठीक है, तो अस्पृश्यता की बात करें दोस्तों तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के तहत है, ठीक है, अस्पृश्यता, ठीक है। और अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, ठीक है, छुआछूत, ठीक है। आगे देखिए आप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, 6-65 में ये सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें अपन तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं इनको, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयोग की बात करें अपन, भारत का जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्य है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। 2 कौन होते हैं भाई? चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को की बात करें तो इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे देखिए आप, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो देखो दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर को अपन अध्यक्ष बोलते हैं, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका निर्णय लेता है। और लोकसभा का स्पीकर की बात करें तो वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और ओम बिरला कहाँ से हैं दोस्तों? ये कोटा राजस्थान से लोकसभा के सांसद है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? यानी कि मौलिक अधिकार की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो और कौन सी दोस्तों? भारतीय संविधान के हृदय या आत्मा, ठीक है, हृदय या आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों, किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें अपन तो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 32 के अंदर है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों किसी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। देखो, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष की पार्टी के द्वारा लाया जाता है। जैसे अभी भारत में बात करें अपन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें अपन तो इनकी जो सरकार है, इनके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, उनके प्रति विपक्ष की जो पार्टी है, ठीक है, विपक्ष की जो दूसरा विपक्षी दल है जिसको दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है, वो दल क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। और हमेशा पक्ष की जो पक्ष होता है, ठीक है, पक्ष यानी कि जिसकी सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो ये क्या करेंगे? ये विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे? विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। अगर इनको भी जरूरत पड़ी तो ये विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष की पार्टी के द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? देखो दोस्तों, राज्यसभा की बात चल रही है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें अपन दोस्तों तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं टोटल। ये तो मतलब टोटल 250 होती है, जिनमें से वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 245 है। कितनी है? 245 है, ठीक है। अब इसमें बात करें अपन तो क्या कह रहा है आपसे कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव, ठीक है। द्विवार्षिक चुनाव का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के सांसद है वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या मतलब ये यूँ कह रहा है आपसे कि इनकी अधिघोषणा कौन जारी करता है। ठीक है, यानी कि घोषणा कौन करता है इनका चुनाव की, तो कौन करता है, निर्वाचन आयोग। और कौन सा निर्वाचन आयोग दोस्तों, राष्ट्र का। ठीक है, राष्ट्र का यानी कि केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वो इनकी उद्घोषणा या अधिघोषणा जारी करता है। ठीक है, और हम बात करें तो हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत दोस्तों, ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और इस यानी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्रावसान यानी कि बैठक को बुलाना, बैठक को स्थगित करना, ये किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्री विपर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों 26वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन 1971 है, उसके द्वारा प्री विपर्स मान्यताएं, ठीक है, प्री विपर्स मान्यताएं या विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अनुसूची की बात करें तो दोस्तों देखो, जो दूसरे नंबर की अनुसूची है, ठीक है, दूसरे नंबर की अनुसूची है, उसमें किस किस के, राज्यपाल के, राष्ट्रपति के और भारत के मुख्य न्यायाधीश के, इनके वेतन भत्तों के बारे में जिक्र किया गया है। और दोस्तों इनका जो वेतन भत्ता है, इनको जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये भारत की संचित निधि से। किससे दोस्तों, संचित निधि से। ठीक है, भारत की संचित निधि से इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। ठीक है, और संचित निधि पर अधिकार किसका होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान की किस अनुसूची में, सॉरी ये तो पढ़ लिया था अपन ने, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दूर पूर्व नोटिस देना होता है। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति पर अब महाभियोग लाया जाएगा तो वो कितने दिन पूर्व नोटिस देना होगा। देखो राष्ट्रपति को सूचित तो किया जाएगा कि भाई हम आपके प्रति महाभियोग ला रहे हैं। और महाभियोग कब लाया जाता है, राष्ट्रपति के प्रति कदाचार, राष्ट्रपति कदाचार करे या उसके द्वारा कोई गलत कार्य किए जाए तो उसके प्रति क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो किस अनुच्छेद में महाभियोग, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है, 61 संविधान में। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन तो 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखिए आप, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें अपन दोस्तों तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत किसका जिक्र, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और बात करें दोस्तों अपन तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, वो किसमें है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनकी बात करें तो देखो राष्ट्रपति शासन 352 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में शासन, ठीक है, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो वो 356 के अंतर्गत है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। ठीक है, देखो दोस्तों ये बहुत ही शानदार वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा तक लगभग में 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, और रही बात दोस्तों इनमें 2,500 से 3,000 तो वो हैं जो वन लाइनर फैक्ट है, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उनको जोड़ें अपन तो लगभग मैं 5,000 से 6,000 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताता जाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगा और इस वीडियो को आप बिल्कुल देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम अब पॉलिटी में कमज़ोर नहीं है। ठीक है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। ठीक है, देखो दोस्तों ये कह रहा है विधान परिषद। ठीक है, किसका भाई, विधान परिषद। और विधान परिषद कहाँ होती है दोस्तों, राज्यों में होती है। ठीक है, और राज्यों में होती है तो आपको ये भी पता है कि राज्यों में उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद।
ठीक है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, ऐसे राज्यों में कौन होती है, विधान परिषद होती है, और विधान परिषद राज्यों का उच्च सदन होती है, ठीक है। और निम्न सदन क्या होती है, निम्न सदन होती है दोस्तों विधानसभा, ठीक है। तो ये यूँ कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है, तो विधानसभा से 1/3 भाग, ठीक है। कौन सा दोस्तों, 1/3 भाग किससे चुनकर आता है, विधानसभा से चुनकर आता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनमें कहीं न कहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं अपन। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में है, तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 75 है वो किसमें, मंत्रिपरिषद के बारे में है, ठीक है। किसके बारे में, मंत्रिपरिषद। और कौन सी मंत्रिपरिषद, संघ की मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे देखिए आप, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है, काम रोको प्रस्ताव। यानी कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है, काम रोको प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय विषय हैं उनमें कितने विषय हैं, देखो दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वो जो भी वर्तमान में, ठीक है, 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। और संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है दोस्तों। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें अपन तो दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये नगर पालिका या नगरीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें यहाँ क्या कह रहा है आपसे, 7वीं अनुसूची में, और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में टोटल 3 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, देखो एक तो है संघ सूची, कौन सी, संघ सूची, एक है राज्य सूची, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और एक होती है अवशिष्ट सूची, ठीक है दोस्तों। तीनों चारों को मैं समझा देता हूँ। संघ सूची वो है जिन पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है इनमें। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का काम कौन करती है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों की एक लिस्ट है, और वो अभी क्या है इस वीडियो में समझा पाना आपको मुश्किल है, तो वो टॉपिक के अंदर आ जाता है। लेकिन ये प्रश्न मैं जैसे जैसे सोल्व करवाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसमें, इनके हर फैक्ट बने हुए, हर क्वेश्चन बने हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो ऐसे लगभग 4-5 वीडियो बनेंगे, पूरे वीडियो बना दूंगा मैं और आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अपन बात करें तो संघ सूची की बात करें, संघ की, तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, कितने विषय हैं भाई, 100 विषय हैं वर्तमान में, ठीक है। ये फैक्ट गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ओल्ड है, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों बात करें अपन, देखो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन व पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की बात करें अपन दोस्तों तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को कहा गया है। और बलवंत राय मेहता की बात करें अपन तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज का सुझाव दिया था, ठीक है। और बात करें अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पे पंचायत का सुझाव दिया था, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, देखो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पूछा यहाँ से, अध्यक्ष नहीं पूछा है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष नहीं पूछा, आपसे उपाध्यक्ष पूछा है। तो उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, एम अनंत शयनम अयंगकर, ठीक है। एम अनंत शयनम अयंगकर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, देखो दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो देखो आप पे प्रस्तावना पढ़ी होगी, प्रस्तावना में स्पष्ट अंतिम शब्द क्या लिखे हुए हैं, अंतिम शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को हमारे संविधान को
बनकर जो तैयार हुआ था वो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी कि अंगीकृत कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक की बात करें दोस्तों तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? तो इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को हुई। ठीक है, संविधान सभा की तृतीय बैठक कब हुई? इसके फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को हुई। ठीक है, तो तीनों बैठक के बारे में आपसे पूछा जाए, पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, तो यानी कि इनमें 2-2 दिन का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए आप, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। ठीक है, मैंने सूचियाँ भी बताई थी आपको। तो शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किस में लाया गया? समवर्ती सूची में। यानी कि अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होगा। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। देखो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संशोधन, इन दोनों में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो 4 और 4 कितने होते हैं? 8। तो ये 1978 में हुआ था। 44वां कब हुआ था? 1978 में। और 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 6, यानी कि 1976 में। ठीक है भाई, 1976 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए आप, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों दल बदल की बात करें तो दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल संबंधी विरोधी कानून संविधान के में जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में बात करें अपन तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उनको उचित शिक्षा प्रबंध कराए। ठीक है, और बात करें अपन दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? देखो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर लीगल, ठीक है, लीगल में शामिल कर लिया गया। और इसको यहाँ से उठाकर सीधा कहाँ कर दिया गया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया है इसको। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अभी मैंने ट्रिक बताया था आपको, तो 448 यानी कि 1978 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? देखो दोस्तों, राज्यसभा के सभापति, देखो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलो आगे देखिए आप, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? देखो दोस्तों, ये प्रश्न आ गया ना। देखो मैं कह रहा था आपसे कि कहीं प्रश्न ऐसे हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ फिर भी आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इतना कारगर साबित होगा आपके लिए कि आप एग्जाम से निकलने के बाद में ये कहेंगे वाकई में सर मजा आ गया। ठीक है, देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों देखो, दर्जा प्राप्त था, ये ओल्ड क्वेश्चन है इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत था। लेकिन दोस्तों आपको पता है 31 अक्टूबर, कब दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया दोस्तों? इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर को तोड़कर। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर
संघ शासित प्रदेश होगा ये, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है भी ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो संघ की कार्यपालिका के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत, अच्छा एक प्रश्न छूट गया ऊपर के ना, नहीं, हाँ छूट गया। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? देखो दोस्तों क्या कह रहा है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको या तो राष्ट्रपति करवाता है और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। देखो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि जैसे ही सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो संसद में जाते हैं, ठीक है। संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं वो, ठीक है, यानी कि निम्न सदन मतलब लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में वो पहुँच गए तो लोकसभा में जाते ही क्या होता है, वहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है। किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर किस में से बनाया जाता है? लोकसभा के सदस्यों में से बनाया जाता है। उसको बनाया जाता है जो वरिष्ठतम है। कौन है दोस्तों? वरिष्ठतम सदस्य है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करता है भाई? प्रोटेम स्पीकर जैसे ही संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या करता है भाई, वो वहाँ बिठा लेता है। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा दिला दी गई है तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति बना देगा किसको? राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष बना देगा, ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष को जब राष्ट्रपति बना देगा तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष अन्य जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, उनको शपथ दिलाने का काम करेगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और फिर जितने भी सदस्य हैं उनको लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो शपथ दिलाने का काम करेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? देखो दोस्तों अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए, कोई भी अप्रत्याशित व्यय है उनकी पूर्ति के लिए ये कह रहा है कि भारत की संचित निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन निकाल सकता है? केवल राष्ट्रपति निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, ठीक है, शारदा एक्ट बनाया गया। किस बुराई? सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए। तो वो सामाजिक बुराई कौन सी थी? तो वो दोस्तों बाल विवाह थी। बाल विवाह से संबंधित बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था कभी 1929 में। कब आया था दोस्तों? 1929 में आया था, ठीक है। और जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? दोस्तों अभी देखो वही बात आ गई, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। देखो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि ये यूँ कह रहा है आपसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जो 3 शब्द हैं, कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना में मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में ये नहीं था दोस्तों, ये 3 शब्द नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। अब दोस्तों बात करें अपन तो देखो, अब आप कहेंगे सर प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं बेरूबारीवाद 1960, बेरूबारीवाद 1960 की बात करें तो बेरूबारीवाद में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 1973 का एक वाद आया था, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। इस वाद में स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है। यानी कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते आप, संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा दोस्तों अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यार वाद क्या होता है? दोस्तों वाद होता है, देखो कोई भी व्यक्ति क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या करता है, अपनी याचिका लगा देता है, ठीक है, और रेट लगा देता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मान लो संशोधन की, तो जो भी व्यक्ति उस वाद को लेकर आता है उसके नाम से उस वाद को जाना जाता है, जैसे केशवानंद भारतीवाद, जैसे मान लो बेरूबारीवाद, ठीक है। तो इस तरह के ये वाद होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा फैक्ट आपको बताएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप
ओके, ये सब आ जाएंगे अभी, बेरुवारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, सब आएंगे, सब प्रश्न आएंगे। आप बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है, देखो क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र किसे भेजना होगा, तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो किसको भेजेगा भाई, भारत का उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो किसको त्यागपत्र भेजेगा, तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें अपन, और सुप्रीम कोर्ट कौन होता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, हिंदी में उच्चतम बोलते हैं इसको, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। राज्यों में होता है उच्च न्यायालय और केंद्र में होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और इसको राज्य वाले को बोलते हैं एचसी हाई कोर्ट, और केंद्र का होता है उसको बोलते हैं एससी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बात करें अपन, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र राष्ट्रपति सौंपेगा, ठीक है। वित्त आयोग का गठन होता है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग की बात चल रही है दोस्तों, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन होता है, तो दोस्तों बात करें अपन तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। अच्छा देखो, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी पंत है। कौन है दोस्तों, केसी पंत। अच्छा, अब एक बात दिमाग में आ रही होगी आपको कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, ठीक है, 10वां है, 15वां है, 16वां। देखो ये प्रश्न जिस एग्जाम में पूछा होगा, जिस ज़माने में पूछा हुआ है उस टाइम का प्रश्न है ये, इसलिए आ रहा है। अच्छा, अब बाकी का वर्तमान की बात करें तो दोस्तों वर्तमान का मैं अभी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है, देखो तो ये कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नियुक्त होती है, दोस्तों देखो अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नियुक्त होती है, तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में नियुक्त होती है दोस्तों, किसमें होती है, संसद में नियुक्त होती है। अगर बात करें अपन दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के अलावा, देखो संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची केंद्र का अधिकार, ठीक है, इस तरह से याद करो आप, संघ सूची केंद्र का अधिकार, राज्य सूची राज्यों का अधिकार, संवर्ती सूची केंद्र व राज्यों का अधिकार, ठीक है। और बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नियुक्त होती है, तो ये संसद में होती है, ठीक है। आगे देखो आप, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें दोस्तों तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो की कीमत वही स्टूडेंट जान सकता है जिस स्टूडेंट ने पहले ये पूरी क्लासें ले ली होगी, ठीक है, और जो फास्ट रिवीजन कर रहा होगा, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने अगर मान लो कभी पढ़ा ही नहीं है संविधान, वो विद्यार्थी भी इस वीडियो से जुड़कर, मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ, आपके अगर प्री एग्ज़ाम हो, कहीं भी प्री एग्ज़ाम हो या छोटे मोटे एग्ज़ाम हो, तो उनको तो आप आरामी से निकाल सकते हो। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, आपके 70-75% नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है, इन वीडियो को देख के चले गए जिसमें भी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत पावरफुल है, आप यूँ मत सोचिए, आप 2000 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपरों का सोल है तो विद्यार्थियों ये, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 368 में, ठीक है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो ये कनाडा, ठीक है दोस्तों, कनाडा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की बात है ना, हाँ सॉरी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। देखो दोस्तों कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर लिख के डालिए आप। दोस्तों देखो इंसान हूँ, गलती अब मेरे से भी हो सकती है, आपसे ही नहीं, ठीक है दोस्तों, तो आप ये ना सोचें गलती हो जाती है दोस्तों, मानव गलतियों का पुतला है, ठीक है, जिसे देखो मेरे से भी दिमाग से स्लिप हो गया भी है, ठीक है। आगे देखिए आप, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, क्या कह रहा है आपसे, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, तो दोस्तों ये कथन की बात करें तो CEM जोड़ का, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा IAS IPS बड़े एग्जाम वालों के लिए ये प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, ठीक है। छोटे एग्जाम की बात करें अपन, जैसे सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इसके अलावा पटवारी है, BDO है, ऐसे छोटे छोटे जो एग्जाम है उनके लिए, पुलिस कांस्टेबल है, इनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, ठीक है, इसको पहले से आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई, दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव की स्थापना हुई है, तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1858, ठीक है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई है, भारत सचिव की स्थापना की गई है, ठीक है।
आगे देखिए आप, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? देखो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन होता है दोस्तों? मुख्य चुनाव अधिकारी। दोस्तों देखो आपको दिमाग में बात चल रही है, पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? दोस्तों पदेन सदस्य का मतलब होता है जो अपने आप ही बन जाए, ठीक है। जिसे परिसीमन आयोग का गठन होगा तो परिसीमन आयोग का जो सदस्य है वो अपने आप ही, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं अपन पदेन सदस्य। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो भारत का उपराष्ट्रपति है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना, वो तो आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है वो। लेकिन देखिए आप, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिक ही यानी कि पदेन बोलते हैं उसको, जो ऑटोमेटिक अपने आप ही बन जाता है, यानी कि पदेन, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक ही बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? पदेन बोलते हैं। तो वो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक ही बन जाता है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? पदेन बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जितना मेरे से हो रहा है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और दोस्तों देखो ये अभी मेरी शुरुआत है और मैं और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन देखो आपका मोटिवेशन मिलना चाहिए मुझे, और आप लोगों की ताकत और आप लोगों का जज्बा और आप लोगों का प्यार इसने रहा तो दोस्तों मैं और भी बेहतरीन करूँगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए आप, देखो क्या कह रहा है आपका प्रश्न। आपका प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? दोस्तों ये अनुच्छेद 257 में उल्लेखित है। किसमें? अनुच्छेद 257 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो। ये किसमें है? अनुच्छेद 257 में, ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति, कौन सी समिति दोस्तों? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है ना दोस्तों, उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। अच्छा आप कहेंगे लोकसभा के कितने होते हैं भाई? लोकसभा के 15 होते हैं भाई, ठीक है। लोकसभा कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? देखो दोस्तों मूल रूप से बात करें संविधान में, पहले लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष था, ठीक है। फिर उसको क्या किया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? 6 वर्ष कर दिया, ठीक है। फिर वापस क्या किया? 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें वापस घटाकर 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? देखो दोस्तों अब आप कहेंगे को वास्तव में सर ये प्रश्न कहाँ से रिपीट हो रहे हैं? देखो मैं जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों सब प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। और किसमें? 51 क में, ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहीं जिक्र नहीं था, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखिए आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों भारत की संविधान में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार दोस्तों? केवल एक बार संशोधन किया गया है। और वो संशोधन कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और उसमें क्या किया गया है दोस्तों? 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? देखो दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप, अपवाद की बात चल रही है, अपवाद, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अपवाद स्वरूप देखो संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 वो क्या कहता है दोस्तों? उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये उपाधियों के अपवाद स्वरूप, देखो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा इस बुक में भी जो दे रखा है, ये पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है उसने अपवाद स्वरूप। तो दोस्तों ये उपाधि नहीं होती, भारत रत्न है, इसके अलावा पद्म विभूषण है, इसके अलावा पद्म श्री है, ये दोस्तों उपाधियाँ नहीं है, ये पुरस्कार है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? पुरस्कार है ये। तो इनको आप उपाधि नहीं कह सकते आप, ठीक है। भारत रत्न भी अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो उपाधि नहीं है उसकी,
ठीक है, वो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपवाद स्वरूप, ठीक है। तो अब तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है, तो ये किससे? अनुच्छेद 18 से। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? देखो दोस्तों, सिक्किम की बात करें अपन दोस्तों, तो सिक्किम को 22वां राज्य, कौन सा राज्य? 22वां राज्य घोषित किया गया भारत का। और ये सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, और 36वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो ये कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? ये 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। तो याद रह जाएगा, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? दोस्तों देखो, सरकारीय आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। केंद्र और राज्य के संबंध जो है उनकी जांच से संबंधित कौन सा आयोग है दोस्तों? सरकारी आयोग, ठीक है। और सरकारी आयोग की बात करें दोस्तों, तो सरकारी आयोग कब आया था ये? ठीक है, 1953 में, ठीक है। और बात करें अपन दोस्तों ये, तो ये 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों, भारतीय संविधान ने आपको मूल अधिकार दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से मूल अधिकार दिए हैं? 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो उन मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों वो किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। और कैसी स्थिति में? जब देश में राष्ट्रपति शासन लग जाए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाए, या वित्तीय आपातकाल लग जाए, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा दोस्तों? ऐसी स्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों देखो, वही प्रश्न आ गया, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। देखो दोस्तों कितना चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें दोस्तों, ठीक है। तो इतना सा तो आप करेंगे मेरे लिए, ठीक है, जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है आप, ठीक है। चलो आगे देखिए आप। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 1950 में। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा किसका हुआ दोस्तों? योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा पढ़ी होगी आपने, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। किसने किया दोस्तों? प्रांतों की विधानसभाओं ने किया, ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं ने, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं अपन। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, देखो दोस्तों वही आ गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन हो सकता है ना भाई, ठीक है, संविधान में संशोधन हो सकता है। किस देश से प्रभावित है? तो दोस्तों ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों पिछला एमपी-टेट 2018 की बात करूं तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, एसएसटी के पेपर में 6 तारीख की शिफ्ट में 6 मार्च को, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान। और बात करें दोस्तों तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखो दोस्तों भाग की बात करें अपन, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है दोस्तों। देखो 1 से 5 संघ व राज्यों को उल्लेख, अनुच्छेद 1 से 5 संघ व राज्य को उल्लेख, 6 से 11 किससे संबंधित है दोस्तों? 6 से 11 की बात करें अपन तो ये
सॉरी 1 से 4 संघ एवं राज्यों से संबंधित, और 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, और 12 से 35 की बात करें अपन तो ये कि मूल अधिकारों से संबंधित, और दोस्तों बात करें अपन 36 से लेकर 51 तक ये मूल अधिकारियों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप 1 से 4 की बात करें दोस्तों तो ये भाग 1 है। 5 से 11 अनुच्छेद की बात करें तो ये भाग 2 है। 12 से 35 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 की बात करें तो ये भाग 3 है दोस्तों। ठीक है, और 36 से लेकर 51 तक ये भाग 4 है दोस्तों। आगे समझ में, देखो मैंने कितने प्रश्न सोल्व करवा दिए आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में दोस्तों। किसमें भाई, भाग 4 में। ठीक है, आगे देखिए आप, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो दोस्तों मैंने कई बार बताया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और कौन कौन क्या संशोधन हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आप। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखो दोस्तों संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर कब दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी बैठक में दोस्तों अपन बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष, किसको दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष तो किसे बनाया गया था दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा में अस्थायी सदस्य बनाया गया। कौन सा दोस्तों, अस्थायी, स्थायी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अस्थायी सदस्य बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक 2 दिन बाद क्या होता है, फिर बैठक चालू होती है। उस बैठक में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखिए आप, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, किसकी बात चल रही है दोस्तों, ब्रिटिश संसद की बात चल रही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया, तो दोस्तों ये जुलाई 1947 में। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं दोस्तों, देखो इंग्लिश में दे रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। देखो दोस्तों कई बार बता दिया मैंने, अभी भी मैं बताता आया हूँ, 3-4 बार बता दिया इसी वीडियो में। देखो अनुच्छेद 356 की बात करें तो दोस्तों ये किसी राज्य में, कोई राज्य है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, अनुच्छेद 356। अच्छा 352 की बात करें तो ये दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपातकाल, दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल देश के लिए 352 में जब जिक्र होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र होगा। और दोस्तों आप ये ना समझ लें कि 356 में राज्यों में आपातकाल नहीं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अगर पेपर में ऐसा मिलेगा ही नहीं में से, और मिल भी जाए आपको तो वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, न कि राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 360 की बात करें दोस्तों तो 360 में देश में वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। तो क्या कह रहा है आपसे कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 356 की बात करें दोस्तों तो ये किससे संबंधित है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए आप, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन की बात करें दोस्तों तो प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। पहला संशोधन 1951 में किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है,
क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श, बिल्कुल राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श का मतलब सलाह, ठीक है, सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को लेने के बाद में, वो सलाह लेने के बाद में बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है। ठीक है भाई, तो इसकी बात करें अपन तो एक प्रश्न आपके एक योग और बन सकता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, और इसका जिक्र अनुच्छेद किस में है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात करें दोस्तों 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है दोस्तों। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान संशोधन निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखो आपसे क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, क्या उसमें संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित जो संविधान सभा थी को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था क्या? नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए आप, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? देखो दोस्तों, गोवा की बात चल रही है और पुर्तगाली जो बस्तियां हैं, देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और भारत से सबसे बाद जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो ये 1962 में बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था? 1962 में। यानी कि आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि गोवा कब भारत का राज्य बना, या गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया? तो 1962 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, पंजाब को कब बनाया गया? 1966 में। 1966 में। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न और भी आएंगे अभी। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ, और जिसको वर्तमान में दोस्तों रूस बोलते हैं अपन, रूस, और इंग्लिश में इसको रसिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रसिया बोलते हैं। तो आपसे यही कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को, जो कि मूल कर्तव्य कहाँ पर है? 51 के में है। 51 के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 35 में, सॉरी 36 से 51 के अंतर्गत 51 के में शामिल किए गए थे ये। और इनकी बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों की बात करें, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? देखो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन करना है भाई, 368 के तहत संविधान में संशोधन करना है तो संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। बिल्कुल हाँ भाई, आधे जो राज्य हैं उनका अनुसमर्थन भी जरूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, हाँ, किंतु क्या होगा? किंतु सभी संशोधनों को नहीं। ठीक है, आगे देखो आप, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा। देखो, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। न्यूनतम जिसकी उम्र 25 साल है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए, राज्यसभा के लिए कितनी आयु? राज्यसभा के लिए बात करें अपन तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा सदस्य के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है भाई, और बात करें अपन तो जो विधायक होते हैं यानी कि विधानसभा के सदस्य, विधायक यानी कि विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्यों की बात करें दोस्तों तो
विधानसभा के सदस्यों के लिए भी कितनी 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, यानी कि विधायक के लिए भी 25 वर्ष की आयु जरूरी है। और विधायक के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष की आयु जरूरी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अपना ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड करिए चैनल को, और लिंक को शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो में वो लोग भी जुड़े और उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।